सेबी चेयरपर्सन का हाथ अडानी के ऑफशोर संस्थाओं और साइफिनिंग घोटालों में हिस्सेदारी की बात कही है। सीधा सीधा हिंडनबर्ग ने बोला है। विसल ब्लोअर मतलब सूत्रों, जैसे आप न्यूज में सुनते हो ना, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो उन्होंने एक टर्म रखा है विसल ब्लोअर। और वो बोलते हैं कि दस्तावेज से ये पता चला है कि सेबी के अध्यक्ष की अडानी मनी साइफिनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। चलो आइए मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ। इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा एक रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है और इसमें काफ़ी जटिल शब्दों का भी उपयोग किया गया था। इसकी वजह से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है पूरा का पूरा हिंदी में, ताकि मेरी ऑडियंस जो है उसमें से मैक्सिमम लोग हिंदी को ही जानते हैं। इसके वजह से हमने इसको पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि आप लोग के लिए वे चीज़ें ईजी हो जाए। बैकग्राउंड में उन्होंने बताया कि हमारी अडानी रिपोर्ट के 18 महीने बाद सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर एंटिटीज के कथित अघोषित जाल में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई है। जो इन्होंने 23 में 18 महीने पहले रिपोर्ट जो उन्होंने निकाला था अडानी के ऊपर, उसमें ये बोलते हैं कि सेबी ने कोई बहुत ही ज़्यादा उसमें रुचि नहीं दिखाई है। और ये साथ साथ ये भी बोलते हैं अडानी समूह पर हमारी मूल रिपोर्ट को लगभग 18 महीने हो चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि ये कॉरपोरेट सेक्टर का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा एलिगेशन इन्होंने लगाया था, जैसा कि आपने देखा भी 60-70% शेयर भी खत्म हो गए थे अडानी का। और इन्होंने पूरा का पूरा रिपोर्ट जो भी है वो सब डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो कि अरबों डॉलर का हेर फेर की बात इन्होंने कह रखी है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इस रिपोर्ट में पढ़ने को मिलेगी। अगर मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ने लगूंगा ना गाइस, तो 1 घंटे से लंबी वीडियो बनेगी, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लेकर चलता हूँ। और ये भी बोलते हैं कि तब से सबूतों के बावजूद साथ ही 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों ने हमारे मूल काम की पुष्टि और विस्तार किया है। भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है, ठीक है। और ये सारा का सारा रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। देख सकते हो कि इन्होंने हर एक पॉइंट के लिए प्रॉपर रिपोर्ट इन्होंने अपना सबमिट किया हुआ है, चाहे प्रॉपर जो भी चीज़ इनको देना था वो इन्होंने दिया है। और ये बोलते हैं कि सेबी को उतना बड़ा ये इन्होंने रिपोर्ट निकाला 106 पन्ने का, उसके बाद भी व्यापकता और परिणाम के बावजूद सेबी अडानी समूह पर केवल टोकन तकनीकी उल्लंघन का आरोप लगा सकता है, ठीक है। मतलब ये बोलते हैं कि सेबी अडानी के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हुआ, और इसके बजाय इनको खुद ही 27 जून 2024 को सेबी ने हमें, मतलब किसको, हिंडनबर्ग को एक नोटिस दिया कि स्पष्ट कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने हमारे 106 पन्नों में से किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया। मतलब ये बोल रहे हैं कि सेबी ने जो हिंडनबर्ग ने 106 पन्ने का रिपोर्ट निकाला उसमें कोई भी गलत रिपोर्ट का आरोप नहीं लगाया, बल्कि इसके बजाय ये दावा किया कि भैया हिंडनबर्ग ने कौन कौन सा सेलिंग पोजीशन बना रखा है उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट मांगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बल्कि इसके बजाय दावा किया कि हमारे शॉर्ट पोजीशन के बारे में खुलासा, जिसका हमने बार बार खुलासा किया है। मतलब हिंडनबर्ग आप जानते ही हो कि भैया शॉर्ट सेलिंग कंपनी का काम ही है कि बेचो और पैसा कमाओ, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया अडानी पर एक्शन ना लेकर के, अडानी पर टाइट ना करके आप मेरे से ही रिपोर्ट मांग रहे हो। थोड़ा सा इनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, और इसमें बहुत ही लंबा चौड़ा इन्होंने रिपोर्ट लिख कर देख रखा है। आप देख सकते हो कि बोलते हैं कि इन्होंने जवाब में हमें लिखा था कि यह अजीब लगा कि सेबी कैसे एक नियामक जिसे विशेष रूप से धोखाधड़ी की प्रथाओं को रोकने के लिए स्थापित किया गया था, ये उन पक्षों पर सार्थक रूप से मुकदमा चलाने में बहुत कम रुचि दिखाई जो एक गुप्त ऑफशोर, मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, अपठित सेल मतलब होगा कि फर्जी कंपनी, ठीक है। सेल कंपनी काफी लोग जानते होंगे सेल कंपनी का, मतलब वो एक तरह से फर्जी लेन देन या फिर पैसों को एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से इलीगल काम करने के लिए रखा गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो मैक्सिमम चीजें पेपर पर ही चलती हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जो सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से अरबों डॉलर, भैया अरबों डॉलर की बात करिए कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन फिर से कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की तरफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि अरबों डॉलर छोटा रकम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी लेनदेन में थे, मतलब जिसको घोषित नहीं किया गया, जिसको बताया नहीं किया गया, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, उस तरह के लेनदेन में संबंधित थे। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि फर्जी निवेश संस्थाओं में एक नेटवर्क के माध्यम से अपने शेयरों को बढ़ा रहे थे। मतलब इनका पूरा प्रॉपर भैया रिसर्च है, इतना बड़ा रिसर्च इन्होंने निकाल रखा है ना। अभी रात में बज रहे हैं 12, ठीक है, और इसको पढ़ते पढ़ते कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं मेन आपको पॉइंट बताता हूँ। इसमें इन्होंने ये भी कहना है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सेबी ने इन शेयरधारकों की जांच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला। जैसा कि न्यायालय के रिकॉर्ड में विस्तृत रूप से बताया गया है, जून 2024 के अंत में अडानी के सीएफओ जुगेसिंदर सिंह ने अपने अडानी समूह के लिए जो उनको नोटिस मिला था, उन्होंने बोला था कि सेबी ने भैया क्या बकवास नोटिस निकाला है,
कौन बोला था ये इस अडानी के CFO का कहना है, ठीक है। और जाहिर तौर पर प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ही उनकी गंभीरता की संभावना को खत्म कर दिया गया। मतलब सेबी के तरफ से कुल मिलाकर इनका ये कहना है, एक एक मोटिव उनका ये है कि सेबी की तरफ से इनके हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। अब आप लोग का क्या करना है भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोली, आप चाहो तो खुद भी जाकर के रिपोर्ट पूरा पढ़ सकते हो। तो इनके हिसाब से भैया अडानी की तरफ से कोई भी अडानी के ऊपर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई, इन्हीं से इनको दर्द है। और ये आगे अब क्या बोलते हैं ये भी समझो। IP प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है, ठीक है, जिसे अडानी के निदेशक ने इंडिया इंफोलाइन IIFL के माध्यम से स्थापित किया है, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है जिसका वायर कार्ड घोटाले से संबंध है, ठीक है। और गौतम अडानी के भाई, मतलब आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इस संरचना का उपयोग भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए किया, जिससे कथित तौर पर अडानी समूह को बिजली उपकरणों के ओवर इनवाइसिंग से धन प्राप्त हो। मतलब जो फर्जी इनका कंपनी थी, जो फर्जी उन्होंने सेल कंपनी बना करके रखा था उसमें, तो इसमें इन्होंने ये भी बोला कि भैया गौतम अडानी के जो भाई हैं विनोद अडानी, ये जो सेल कंपनी का उपयोग कर रहे थे इसमें निवेश करने के लिए किया गया, और ये भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए उपयोग करते थे, ठीक है, जिसमें कथित तौर पर अडानी समूह के बिजली उपकरणों की ओवर इनवाइसिंग धन प्राप्त हो। मतलब फर्जी इनवाइसिंग का भी इन्होंने आरोप लगाया है, और इनवाइसिंग में हेरफेर करके जो अधिक धन प्राप्त हो रहा था उससे वो भारतीय मार्केट में निवेश कर रहे थे। कौन? विनोद अडानी के गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी। जैसा कि यहाँ पर ये भी बोले हैं, जैसा कि हमारी मूल अडानी रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया है, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के दस्तावेजों ने आरोप लगाया है कि अडानी ने प्रमुख बिजली उपकरणों के आयात मूल्यांकन को बेहद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मतलब जो भी ये सामान मंगाते थे, बिजली का भी जो भी सामान है, भाई फैक्ट्री वगैरह चलती है इनकी, तो काफ़ी सारे सामान वगैरह मंगाते थे, तो उनको बेहद बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, ठीक है। भारतीय जनता से धन हड़पने और उसे सफ़ेद करने के लिए जो सेल कंपनियों का था वो उपयोग ये लोग करते थे, ठीक है। मतलब जो भी टैक्स बचाना या फिर ब्लैक मनी, एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट करना, ब्लैक मनी को लीगल करना, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब काफ़ी भैया सीरियस मैटर पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा आप डिटेल में देख सकते हो कि दिसंबर 2023 में गैर लाभकारी परियोजना अडानी वॉच द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि किस प्रकार गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित फर्जी जो सेल कंपनियों के एक जाल था, बिजली उपकरणों से कथित तौर पर ओवर इनवाइसिंग से धन प्राप्त कर रहा था। मतलब पूरा का पूरा डिटेल है, यहाँ पर अगर जांच पर क्लिक करोगे इसका जांच रिपोर्ट भी आ जाएगा, मतलब उसको भी आप पढ़ सकते हो। भैया बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने रिपोर्ट निकाला। आप जानते हो कि हिंडनबर्ग जब भी निकालते तो एक नहीं लगातार कई एलिगेशन लगाता है, और अभी तो ये केवल ट्रेलर है, अभी नीचे आप जाओगे ना तब मजा आएगा, ठीक है। और ये कुछ टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स हेवन कंट्री वगैरह में भी इन्वेस्ट करते थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा जटिल है, ये एक नॉर्मल इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कि एक जगह से किसी दूसरे देश में पैसा निवेश करना, फिर उसको अपने देश में किसी तरह से फर्जी तरीके से ला करके सेल कंपनी के द्वारा ओवर इन्वेस्टिंग करके पैसा बचाना, फिर यही सेम मनी को रोटेट करके वाइट मनी करना, उस पर टैक्स ना देना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को एलिगेशन किया गया। शेयर में हेरफेर तो उन्होंने ऑडियो बता रखा है। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, पूरा का पूरा भैया मेल वेल पता नहीं कहाँ से खोज के लाए हैं ये। और ये भी देख सकते हो कि बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिख रखा है, मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप पढ़ सकते हो। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, विसल ब्लोअर मतलब इनका सूत्र हो गया, एक तरह से समझ सकते हो। सूत्रों दस्तावेज से पता चलता है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी मनी साइफरिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी। अरे बाप रे बाप, सीधा सेबी के चेयरपर्सन को टारगेट कर दिया भाई। मतलब क्या ही मैं बोलूं, ठीक है। अभी आगे पढ़ो क्या लिखा है। हमने पहले भी अडानी के इस पूर्ण विश्वास को नोट किया था कि वो गंभीर विनियामक हस्तक्षेप के जोखिम के बिना परिचालन जारी रखेंगे, तथा यह सुझाव दिया था कि इसे अडानी के सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के साथ संबंधों के माध्यम से समझाया जा सकता है। मतलब इनको ये भी डाउट था कि अडानी भैया जब उतना बड़ा कांड हुआ था उसके बाद ये बोले थे कि भैया हम लोग रिकवर कर लेंगे, मतलब ये सब न्यूज़ फर्जी है, या फिर सेबी के जो शेयर पर्सन है उससे बातचीत करके इस चीज़ों को काफ़ी तक ठीक किया जा सकता है। मतलब इनको शक था, कुल मिलाकर के ऐसा समझ लो, अगर सिंपल शब्द में बात करूँ, कि इनको शक था कि अडानी और माधुपुरी वो जो सेबी चेयरपर्सन का है ना, उनका मतलब संबंध इतने अच्छे क्यों है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस पर इनको संदेह डाला जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हिंदू बिजनेस लाइन का पूरा आर्टिकल ही छाप दिया इन्होंने। और इन्होंने ये भी लिखा है, हमें यह एहसास नहीं हुआ था कि वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच, मतलब अभी तक जिनको पता नहीं है भाई, इनके हस्बैंड का नाम इनका धवल बुच है, ने ठीक उसी
ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में छिपे हुए हिस्से रखे थे और उसी जटिल, देख सकते हो, जटिल नेस्टेड संरचना में पाया गया जिसका उपयोग विनोद अडानी द्वारा किया गया था। मतलब जो जो काम विनोद अडानी कर रहे थे कहीं ना कहीं उसी काम में इन लोगों की भी हिस्सेदारी थी। ये किनकी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच। ये मैं नहीं बोला हूँ, ये इनका रिपोर्ट बोल रहा है, ठीक है। बाकी आप खुद भी जाकर के रिपोर्ट पूरा पढ़ सकते हो। तो जिस तरह से विनोद अडानी उपयोग कर रहा था फर्जी सेल कंपनियों का, उसी कंपनी में इन दोनों लोगों की हिस्सेदारी का भी बात ये बोल रहे हैं। और ये आईआईएफएल के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्तांतरित निधियों की घोषणा में कहा गया कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपति की कुल संपत्ति $10 मिलियन रखी गई है। भाई क्या मजाक है ये। यहाँ पर तो समझने की कोशिश करो। देखो ये मतलब कि आईएफएल के ऑफिशियल से कहीं ना कहीं वेरीफाई करके इन्होंने निकलवा रखा है। भाई क्या जुगाड़ है इन लोगों का, भगवान ही जाने। बाकी इन्होंने निकाल रखा है कि फुल नेम ऑफ क्लाइंट धवल बुच एंड माधवी पुरी बुच, ठीक है। और इनका नंबर है, ये इनका मोबाइल नंबर भी है क्या, मोबाइल नंबर हाइड कर देते हैं। इंडियन हो गया, ठीक है। एड्रेस इनका डाल रखा है सिंगापुर का, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड सैलरी, यहाँ पर देख सकते हो कि सैलरी यहाँ पर दिखाया गया। मतलब कि सैलरी से इतना बड़ा निवेश, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग को इस चीज से शक हुआ। $10 मिलियन, मतलब समझ रहे हो आप कितना हुआ इंडियन रुपीज में। $10 मिलियन मतलब इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 83-84 करोड़ रुपए जो है वो भैया केवल और केवल जो सोर्स दिखाया गया है वो दिखाया गया है वेतन, ठीक है। और इनमें इनका पूरा निवेश है, जो भी यहाँ पर आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। और ये बोलते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार माधवी बुच को अप्रैल 2017 में होल टाइम मेंबर घोषित किया गया और उसके बाद चेयरपर्सन ये बनी है 2022 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इन्होंने बता रखा है। और मार्च 2017 को राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से कुछ ही सप्ताह पहले, मतलब कि ये जब फुल होल टाइम मेंबर बनने वाली थी उसके नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधवी के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड जो इनका फंड मैनेज कर रहा था ट्राइडेंट ट्रस्ट को पत्र लिखा कि जैसा कि हमें एक सूत्रों से पता चला है कि ईमेल उनके द्वारा उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड के निवेश के बारे में था। ये क्या लिखते हैं भैया, ये बोलते हैं कि भैया जो भी दोनों लोग का नाम के साथ जो निवेश था उसको सभी लोगों को हटा करके, मतलब माधवी पुरी बुच का हटा करके, वो देख सकते हो यहाँ पर कि वो खाते को संचालित करने के लिए एकमात्र अधिकृत व्यक्ति बने जिससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले उनकी पत्नी के नाम से संपत्ति हस्तांतरित हो सके। मतलब कि जो सेबी की माधुपुरी बुच जी हैं उनके नाम पर जो भी निवेश था उसको हटा करके उनके पति अपने नाम पर कराना चाह रहे थे ताकि कोई राजनीतिक जब भी दबाव वगैरह हो तो इनको कोई भी आपत्ति ना हो, ठीक है। थोड़ा सा साफ सुथरा अपना छवि बना करके रखने के लिए उन्होंने ऐसा कदम हो सकता है कि उठाया हो, ठीक है। और ये बोलते हैं कि 26 फरवरी 2018 को माधवी बुच के निजी ईमेल को संबोधित एक बार खाता विवरण में संरचना का पूरा विवरण सामने आया। GDOF सेल 90 IP प्लस फंड, फिर से यह फंड का बिल्कुल वही मॉरिशस वाला, मतलब जो भी उनका फर्जी वाला रोल था वही लगभग ऐसा यही सेम चीजें है। जटिल संरचना में कई परतों में पाया गया जिसका कथित तौर पर विनोद अडानी द्वारा उपयोग किया था। मतलब जो विनोद अडानी उपयोग कर रहे थे, देखो इन लोगों का जो भी नेटवर्क है भाई वो बहुत हाई लेवल के लोग हैं और इन लोगों का जो चीजें है ना वो आम लोगों के बस में समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब कि जो जटिल प्रक्रिया ये लोग विनोद अडानी उपयोग कर रहे थे अपने मनी को वाइट करने के लिए या फिर अपने लेन देन को करने के लिए, फिर जो भी मैनिपुलेशन करने के लिए, उसी तरह का ये भी कहीं ना कहीं जो भी खाता इनका विवरण था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी सेबी के चेयरपर्सन का खाता था, जो भी उन्होंने अपना निजी ईमेल वगैरह किया था, यहाँ पर आप मेल पूरा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसी से संबंधित जैसे विनोद अडानी उपयोग कर रहे थे वही लगभग ये भी है। और इनका जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है IIFL ग्लोबल के पास ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें पूरे डिटेल में है। यहाँ पर माधवी बुच जी का मेल ID है, जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो डाल करने के लिए मेल वगैरह किया था जिसमें $8,72,000 का विड्रॉल करने का बात किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो वी हैव रिसीव फुल रिडेम्पशन फ्रॉम धवल बुच इन GDOF SA 90। मतलब ये कोई फंड है, जैसे कि हम लोग का म्यूचुअल फंड वगैरह लगता है ना, लगता है उसी तरह से कुछ फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो भी होगा कुछ स्पेशल फंड है भाई। अब इंडिया में ऐसा है नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बता पाना मुश्किल है। हालांकि अब भाई सेबी के चेयरपर्सन पर सीधा सीधा इन्होंने एलिगेशन लगाया है तो सेबी का चेयरपर्सन तो इसका रिप्लाई जरूर करेगी। और यहाँ पर ये भी देखो मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है इन्होंने,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने अडानी के ऑफशोर शेयर धारकों को किसने फंड दिया इसकी जांच में खाली हाथ लगा है। यदि सेबी वास्तव में ऑफशोर फंड धारकों को ढूंढना चाहता था तो शायद सेबी अध्यक्ष को आईने में देखकर स्वीकार करनी चाहती थी। मतलब बोला कि ये करना है कि जो ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी लपेटे में ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर जो भी अडानी कांड में जो ऑफशोर सेल का उपयोग कर रहा था, ऑफशोर कंपनी का उपयोग कर रहा था, उसमें कौन कौन निवेशक थे और कहाँ कहाँ से फंड आया, उसकी जांच करने से पहले एक बार कहीं ना कहीं सेबी का भी, सेबी जो अध्यक्ष, जो सेबी चेयरपर्सन है, उसके बारे में भी उसको भी ध्यान रख करके कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। ये बात कहना है, हमारा नहीं कहना गाइस, ये बात कहना है हिंडनबर्ग का। हमें यह आश्चर्य नहीं लगता कि सेबी उस राह पर चलने में अनुचित थी जो उसके अपने अध्यक्ष तक ले जा सके। मतलब कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि जब भैया अपना अध्यक्ष उसमें मिला, शामिल हो, तो फिर कहाँ से जांच वगैरह होगी स्वतंत्रता से। मतलब कुल मिलाकर ये बोले कि इनका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो इन्वेस्टिगेशन बैठी थी इसके ऊपर, वहां पर भी कहीं ना कहीं ये लोग हिंडनबर्ग वाले अनसेटिस्फाइड थे। इसका बारे में पूरा डिटेल में उन्होंने बता रखा है, चिट्ठा खोल रखा है। और ये भी बोलते हैं कि आज तक सेबी ने इंडिया इन्फोलाइन द्वारा संचालित अन्य संदिग्ध अडानी शेयर धारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ईएम रेसिडेंट फंड और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, मतलब इन लोग बहुत लंबा तो रिपोर्ट पब्लिश किए हैं मेरे दोस्तों, अब पूरा पढ़ सकते हो। और ये भी बोलते हैं कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक जबकि माधवी बुच सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थे, मतलब कि जब ये होल टाइम मेंबर थी सेबी में, उनके पास एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी जिसे अगोरा पार्टनर्स कहा जाता था। मतलब कोई इनका फर्म था अगोरा पार्टनर्स के नाम से कंसल्टिंग, ये भी 100% मतलब उसके ऑनर थी। और जबकि ये सेबी में होल टाइम मेंबर भी थे, जो कि आई थिंक मे बी इलीगल है। ठीक है, इनका ये कहना है कि मतलब आप सेबी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप कंसल्टिंग फर्म में भी आप हिस्सेदारी हो। अब देखो ये सिंगापुरी है, ठीक है, अब हो सकता है वो रूल इंडिया में लागू हो या फिर हो सकता है बाहर भी लागू हो, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ये तो जांच का विषय है। हालांकि सब कुछ स्पष्टीकरण आएगा ही सेबी की तरफ से, सेबी के चेयरपर्सन की तरफ से। और ये भी बोलते हैं कि मार्च 2022 को सेबी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के 2 सप्ताह बाद उन्होंने चुपचाप अपने पति को शेयर हस्तांतरित कर दिया। मतलब भैया सेबी अध्यक्ष बनी, उसके बाद सारा जो भी हिस्सेदारी था वो अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। मतलब सेबी के चेयरपर्सन को लपेटे में लिया गया है, सेबी के चेयरपर्सन के हस्बैंड को भी लपेटे में लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पर समझोगे चीज़ों को। सेबी में होल टाइम मेंबर के रूप में माधवी बुच के कार्यकाल के दौरान उनके पति को 2019 में ब्लैक स्टोन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने इससे पहले किसी फंड, रियल एस्टेट या पूंजी बाजार के लिए काम नहीं किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस वगैरह लेना है, मतलब किसी को बाई सेल बोलना है या फिर किसी को अपना एनालिसिस बताना है ना, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सेबी क्या मांगता है, उसके लिए मांगता है सेबी कि आप MBA करो, मतलब आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए फिनांस से। ठीक है, अगर आपका फिनांस से बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप किसी अदर टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है भाई, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है इसी फील्ड में। और उसके बाद NISM का रिजल्ट मांगता है। मतलब कुल मिलाकर के एक क्राइटेरिया होती है। और यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि भैया जो उनके पति थे 2019 में ब्लैक स्टोन के वरिष्ठ सलाहकार बन गए, ठीक है, कंसल्टेंट्स के रूप में। मतलब और इससे पहले उनको किसी भी फंड और रियल एस्टेट या पूंजी बाजार के लिए काम नहीं किया था। मतलब इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसके पहले। हो सकता है ऐसे नॉर्मली हो, बट कोई कागज वगैरह आपको, जैसे कि हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन है, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो ज्ञान का कोई मतलब तो सरकार मानेगी नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को भी भाई साहब हाईलाइट कर दिया है। और ये यहाँ पर पूरा उनका डिटेल बताने से आप पढ़ सकते हो। और ये भी बोलते हैं कि ब्लैक स्टोन REITS ये रियल एस्टेट का है, ठीक है, ये रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ें हैं कि सबसे बड़े निवेशकों और प्रायोजकों में से एक रहा है, जो भारत में एक नवजात परिसंपत्ति वर्ग धवल बुच के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में रहने के दौरान, जबकि उनकी पत्नी एक सेबी अधिकारी थी। ब्लैक स्टोन ने माइंड स्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को प्रायोजित किया, जो भारत का दूसरा और चौथा REIT है जिसे सार्वजनिक रूप से IPO के लिए सेबी ने मंजूरी मिली है। ठीक है, मतलब भैया ये बोल रहे हैं, सीधा सीधा ऐसा बोल रहे हैं कि सेबी का जो चेयरपर्सन का हाथ है वो अपने पति के सहयोग के लिए जाता है। भाई अभी कितना बड़ा रिपोर्ट निकाले हैं ये भी देख सकते हो। अभी मैंने लगभग 70% रिपोर्ट ही पढ़ा है और वो भी बहुत ज़्यादा स्किप करके। और ये बोलते हैं कि ब्लैक स्टोन का सलाहकार के रूप में धवल बुच, जो कि सेबी के पति हैं, सेबी चेयरपर्सन के पति हैं, कार्यकाल के दौरान सेबी ने प्रमुख
IRTI विनिमय परिवर्तनों का प्रस्ताव अनुमोदन और सुविधा प्रदान की गई। मतलब कि इसमें ज़्यादातर छूट दी गई है, मतलब ज़्यादा इसको प्रमोट करने की कहीं ना कहीं चेष्टा की गई, सीधा सीधा बात ऐसा है। और इसमें इन्होंने बोला कि इनमें 7 परामर्श पद, 3 समेकित अध्ययन और 2 नए विनियामक ढांचे और इकाई के लिए नामांकन अधिकार सम्मिलित है, जो विशेष रूप से ब्लैक स्टोन जैसे निजी इक्विटी फर्म को लाभान्वित करते हैं। मतलब कुल मिला के ये बोल रहे हैं ये कि भैया जो ब्लैक स्टोन में इनका जो हस्बैंड है, जो मेन सलाहकार है, और जो इन्होंने नए नए थोड़े बहुत रूल निकाले हैं, वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं ब्लैक स्टोन को एक तरह से इनडायरेक्टली पुश कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे अगर बात करोगे, नीचे साफ साफ लिखा रखा है उद्योग सम्मेलन को मतलब जब भी इनका मीटिंग वगैरह था, सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच ने REIT को भविष्य के लिए अपने पसंदीदा उत्पादों के रूप में बताया। मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रचार, जो सेबी चेयरपर्सन बोलती है ना बार बार कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि वो शेयर अच्छा है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो वो इंड्यूसमेंट में जाएगा। तो वही इंड्यूसमेंट वाला चीज यहाँ पर हिंडनबर्ग ने इनको बता रखा है कि वो इनडायरेक्टली, क्योंकि उनके हस्बैंड ब्लैक स्टोन में भैया चीफ कंसल्टेंट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये उनके लिए जो है बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप इनडायरेक्टली प्रमोट करो, इनडायरेक्टली बता रहे हो कि भविष्य के लिए पसंदीदा है उनके लिए उत्पाद, तो लोगों का जो रुझान होगा वो उसके तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इन्होंने लिखा रखा है। और ये भी बोल रखा है कि ये जब भी जो माधवीपुरी बुच जी हैं, उन्होंने बोला कि REIT भविष्य के लिए पसंदीदा उत्पाद हो सकता है। उन्होंने ये भी बोला कि ये बयान देते समय उन्होंने यह उल्लेख करना छोड़ दिया कि ब्लैक स्टोन जिसे उनके पति सलाह देते हैं को इससे काफी लाभ होने वाला है, ठीक है। मतलब ये उन्होंने डिस्क्लोज करना भूल गए। जैसे जैसे सेबी बोलती है ना, सेबी का रूल ये है कि अगर आप किसी स्टॉक्स को के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो वहां पर एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे आपके पास कोई भी ऑलरेडी स्टॉक होल्डिंग है, ठीक है, या फिर आपने किसी स्टॉक में पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है और आप उसी की तारीफ कर रहे हो कहीं सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी, तो आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भैया हो सकता है कि ये मेरे बोलने से आप लोग बाई करो या सेल करो तो मेरे को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं। तो वही हिंडनबर्ग यहाँ भी बोल रहा है कि आप यहाँ पर खुद नहीं कर रहे हो कि आपके पति भैया ब्लैक स्टोन में अगर हैं चीफ सलाहकार, तो वहाँ पर आप ये बोलना छोड़ दिए कि भैया मेरे पति उसमें चीफ सलाहकार है, और आप कहने कि इसको इनडायरेक्टली प्रमोट करो। तो मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी रिपोर्ट है गाइज। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि माधवी बुच के पास वर्तमान में अगोरा एडवाइजरी नामक एक भारतीय परामर्श व्यवसाय में 99% हिस्सेदारी है, जहां इनके पति निदेशक है। मतलब आप समझ सकते हो कि अभी वर्तमान की बात कर रहा है ये, अगोरा एडवाइजरी में एक ये मतलब इनकी हिस्सेदारी है पूरी 99%, ठीक है, और उनके पति इसमें निदेशक हैं। और ये बोलते हैं 2022 में इस संस्था ने परामर्श से $2,61,000 का राजस्व दर्ज किया, जो सेबी में उनके घोषित वेतन का 4.5 गुना है। मतलब कि भैया जिनका वेतन है उससे 4.5 गुना, तो इसमें उन्होंने अपना राजस्व दर्ज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट निकाल लिया। अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई बेस्ड कंपनी है, डेट देख सकते हो 31 मार्च 2024, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माधवीपुरी बुच ये है इनका, देखो जो इस कंपनी का, जो कंपनी में जो इनका शेयर है वो 99%, मतलब पूरी मान लो पूरी मालिकी नहीं है। और एक कविता सा है जिसका हिस्सेदारी 1% है, ठीक है। तो और ये वर्तमान में साथ ही साथ ये सेबी की चेयरपर्सन भी है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को या फिर काफ़ी इनको सफाई देना पड़े, क्योंकि मे बी जहाँ तक ये है, जैसे कि सेबी में क्या है कि सेबी में अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हो ना, तो जो चीज़ें जैसे कि अगर मैं सेबी का मान लो रिसर्च एनालिस्ट हो, अगर मैं आपको बोला कि SBI का शेयर कल बढ़ने वाला है, ठीक है, तो सेबी ये बोलते हैं कि भैया आप सेम अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो वही सेम चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है। या फिर जब भी आप बोल रहे हो उसके लगभग मे बी 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक या फिर 1 हफ्ते बाद तक आप उसमें पोजीशन नहीं बना सकते, कुछ इस तरह से रूल है। तो ये यहाँ पर भी लपेटे में आएंगी मेरे हिसाब से। बाकी का देखो भाई, मैं नहीं चाह रहा हूँ, ना ही मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग कुछ आओ या फिर सेबी चेयरपर्सन पर कुछ एलिगेशन लगे। आई होप कि ये सारे एलिगेशन फेक निकल जाए, फर्जी निकल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, पॉजिटिव तो पड़ने वाला है नहीं कहीं से। और ये लास्ट टाइम बोल देते हैं कि अडानी किसी भी तरह से, हमें नहीं लगता कि अडानी मामले में सेबी पर निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में भरोसा किया जा सकता है। मतलब कि भैया जो कंट्रोलर है, जो सेबी रेगुलेट करता है, उस पर अडानी जो कांड हुआ था, ठीक है, उस पर जो भी रिसर्च उन्होंने किया था सेबी, उस पर ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
दिक्कत है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना, हिंडनबर्ग के साइट पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इनका यूआरएल वगैरह है, इस पर जाकर आप पूरा का पूरा न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सेबी की चेयरपर्सन को भी टारगेट इसमें किया गया है और इंटेंशन दिखाया गया है। और अब इस पर सेबी के चेयरपर्सन क्या रिप्लाई देती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर तो देना ही पड़ेगा। और ये सीधा सीधा भैया बहुत हाई लेवल की चीज़ें टारगेट की गई हैं, तो इस पर सीरियस एक्शन मेरे हिसाब से तो हो सकता है। बाकी आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, तो ही बेहतर है। मतलब सेबी की जो चेयरपर्सन है उस पर जो इतने भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो अगर फर्जी साबित होते हैं तो एक सही चीज़ें होंगी भाई, क्योंकि एक सेबी की जो चेयरपर्सन है उसका एक अपना खुद का व्यक्तित्व होता है, ठीक है। और जो लोग सबको बता रहा है कि किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से रिटेलर का पैसा बचाना है, अगर वही इस तरह के स्कैम स्कैंडल में अगर उसका नाम शामिल होता है ना, तो भैया आप सोच सकते हो कि लोगों का ट्रस्ट किस हिसाब से हिल सकता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि भैया क्या हो सकता है, क्या रिपोर्ट है, कैसे है। आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो और पूरा का पूरा न्यूज पढ़ सकते हो जाकर के चैनल पर, इनके साइट पर। उसके बाद ही आप कोई लोग डिसीजन लेना, ठीक है, अपना जो भी बनाना होगा। बाकी का मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रात में 12:30 बज रहे हैं, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग अगर कुछ भी त्रुटि होगी इसमें तो आप लोग नीचे कमेंट करके भी सही कर सकते हो।